के स्टूडेंट्स, आज दिनांक 22 जुलाई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन हमारा 6 चल रहा है। वंशागति का आणविक आधार, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग इनके अतिलघुत्त प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है जीन या कारक क्या है। देखिए, जीन क्या है आपको मैंने बताया भी था कि अगर हम क्वेश्चन के आंसर को ना पढ़ें, वैसे भी देख लें जीन क्या है, तो डीएनए का वह भाग जो किसी एमआरएनए का या आरएनए का सिंथेसिस करता है उसको जीन कहते हैं, ठीक है, और जिस पर सूचनाएं निहित होती हैं। तो देखिए, गुणसूत्र पर स्थित एक रचना जो किसी आनुवंशिक गुणसूत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, जीन या कारक। देखो, जीन को फैक्टर भी कहते हैं, जो क्या कहता है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी फैक्टर, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यह वंशागति की इकाई है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि वंशागति की इकाई क्या है, तो जीन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। या कह सकते हैं कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन अलग होता है, डीएनए अलग होता है। यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो यह कथन कहा था सबसे पहला जो हमारा था कि प्रोटीन और सल्फर वाला जो प्रयोग हुआ था, किसने किया था? हर्शेवा चेज ने किया था। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ना कि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखिए दो प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। और डीएनए जो बनता है, उसकी सिंथेसाइज होती है, तो वो होती है डीएनए प्लस प्रोटीन से। तो डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। तो जो आनुवंशिकता का पदार्थ है वो डीएनए जाता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, आनुवंशिक पदार्थ क्या है। देखिए, आनुवंशिक पदार्थ के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि आनुवंशिक ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार ट्रांसफ़र होता रहता है, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, जो उसकी संतति यानी कि जिनकी जो बच्चे होते संतानों में। तो देखिए, चाहे इसमें ग्रिफिथ हों, चाहे इसमें हर्षे चेज हों, या मैकार्टी हों, ठीक है, मैक्लॉयड हो, एवरी हो, इन सभी ने ये सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ ने चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने दी थी? तो देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स, डीएनए तो जो संरचना है वो एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो पस कोशिकाओं से जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है, कि डीएनए और आरएनए। लेकिन जब इसका मॉडल देखा गया, भाई डीएनए में भी पेंटोस शुगर है, आरएनए में भी पेंटोस शुगर है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। परंतु अगर इसकी संरचना देखें, इनका अगर कोई स्ट्रक्चर देखें, तो वो किस प्रकार का हुआ, तो उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला गया, और ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक। 1953 में इसकी खोज की थी, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार मिल गया था क्योंकि मॉडल आ गया था सामने, एक त्रिविम संरचना आ गई थी। डीएनए कैसा होता है? सर्पिलाकार आकृति का होता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। एक डीएनए की लंबाई की गणना समानता कैसे की जाती है? देखिए, डीएनए तो बहुत लंबा है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम तो लगातार लगा हुआ है, तो डीएनए का एक फोल्ड यानी एक जो घुमाव, एक बलन होता है, वो डीएनए का एक थ्रेड कहलाता है। तो ऐसे तो बहुत बड़ा डीएनए होता है, उसमें हमारे शरीर की कहते हैं कोशिकाओं में लगभग 32,000 से ज़्यादा जीन्स हैं, और इसके अलावा अन्य फ्रेगमेंटल यानी कि जो एक होते हैं
इंटाइन एक एक्सटाइन होते हैं, तो एक्साइन और इंटाइन होते हैं। तो इन दोनों को मिला लें अगर तो बहुत बड़ा डीएनए है। तो न्यूक्लियोटाइड या क्षारक युग्म की संख्या की गणना करके डीएनए की लंबाई ज्ञात की जाती है। तो मिलियंस में जो है, मिलियंस में एक जीन पे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स लग सकते हैं, समझ रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इनसे मिलके ही न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड है क्या? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पेंटोस शुगर, नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप, और नंबर 3 नाइट्रोजनस बेस। इन 3 चीज़ों से मिलकर जो है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा अटैच रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षी होता है। इस कथन की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, इसमें मेसेल्सन और स्टॉल, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि डीएनए में अर्धसंरक्षी गुण पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखिए, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए के दोनों बॉन्ड्स खुल जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, और वो दोनों बॉन्ड्स जो दोनों थ्रेड्स हैं वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने सामने एक नया डीएनए बनाएंगे, एक नया डीएनए का जो है स्ट्रैंड बनाएंगे। तो जो नया बन रहा है वो 50% ही तो हुआ, और उसके जिससे बन रहा है वो 50%, तो मिला के 100% डीएनए बनता है। तो इसमें इस प्रकार से आधा जो डीएनए है वो किसका है? वो अर्ध पुराने वाले का है, और आधा डीएनए नया वाले का है। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्धसंरक्षी गुण कहते हैं। किसने इसका दिया था? मेसेल्सन और स्टॉल वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की थी। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? एलेक्स जेफरी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एलेक्स जेफरी जो है काफ़ी फेमस है क्योंकि इन्होंने डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? देखिए बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा 2 अलग अलग डीएनए बैंड्स को मैच किया जाता है। जो डीएनए के जो बैंड्स हैं, बैंड्स क्या होते हैं मतलब समझ रहे हैं आप? जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, सीक्वेंस है, उसको मैच किया जाता है, और फिर जानकारी की जाती है कि ये दोनों सेम है या अलग है। कॉमनली सिमिलर केवल एक कॉमनली अगर देखा जाए तो 2 जुड़वा बच्चों में जो समयुग्मजी हैं, ऐसे जुड़वा बच्चों को छोड़कर अन्य सभी में डीएनए अलग अलग होता है। 99.9% सबका डीएनए सेम होता है, बस 1.1% में ही सबका डिफरेंट होता है। तो ये कैसे हुआ है? वेरिएशन से हुआ है, म्यूटेशन से हुआ है, वेरिएशन से हुआ है, तो इससे जो है डिफरेंस आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है कि जेड डीएनए। जेड डीएनए क्या है? तो इसके प्रत्येक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं? तो देखिए, जब उच्च लवणता की स्थिति होती है तब बी डीएनए जेड डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। बी डीएनए कॉमनली मोस्ट कॉमन डीएनए है। इसके प्रत्येक कुंडल में 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बी डीएनए में कितने होते हैं? तो 10 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ किस जीव में होता है? आरएनए किस में होता है? मोस्टली वायरसेस में जो होता है आरएनए पाया जाता है, ठीक है। आरएनए जो हमारा जो है मोज़ेक वायरस जो होता है वो उसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में। ऐसे ही आपका जो है एड्स के वायरस में भी जो है आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। किस वैज्ञानिक ने ट्रांसफर आरएनए की भूमिका की जानकारी दी थी? तो क्रिक ने। अपने जहाँ नाम सुना, वॉटसन और क्रिक सुना था, तो ऐसे ही ये क्रिक जो है अलग से इन्होंने एक बताया था कि ट्रांसफर आरएनए जो है ये भी एक आरएनए है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए का ग्लोबल लीफ मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। रॉबर्ट होली ने दिया था ट्रांसफर आरएनए का ग्लोबल लीफ मॉडल। ऑपरेटर जीन का नियंत्रण किस जीन द्वारा होता है? तो ऑपरेटर जीन का नियंत्रण रेगुलेटर जीन द्वारा होता है। ये जब आपने जो है ऑपरेटर जीन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। किस वैज्ञानिक के प्रयोग द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, तो ये हमारे ग्रिफिथ थे। ग्रिफिथ ने जो अनुग्र विभेद और उग्र विभेद वाला किया था, चूहों पे प्रयोग किया था, ठीक है, ग्रिफिथ के अनुसार था।
पारक्रमण, पारक्रमण क्या है? देखिए, जब कोई वायरस किसी डीएनए पर जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पर जो है इन्फेक्शन फैलाता है, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ग्रिफिथ के प्रयोग द्वारा उग्र विभेद और अनुग्र विभेद कैप्सूल के अनुग्रह के कैप्सूल युक्त बना दिया। नेक्स्ट का क्वेश्चन था हमारा, पारक्रमण क्या है? इस क्रिया में वायरस द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। देखिए, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में कहा के यहाँ कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस और बैक्टीरियोफेज बना देता है, और फिर वो बैक्टीरियोफेज जब जब मल्टीप्लाई करेगा तब क्या करेगा, उसका डीएनए या आरएनए जो भी कुछ होगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस वे वायरस जो व्युत्क्रम अनुलेख में समर्थ होते हैं। मतलब कहने का ये है, इस रेट्रोवायरस से यानी कि जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर दे, रेट्रोवायरस कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम होता है वो कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से उसका काम होता है। ऐसे जीन जो सभी प्रकार की कोशिका में सक्रिय रहते हैं, उसमें सभी प्रकार की कोशिकाओं में सक्रिय रहती है, कौन सी जीन होती है? वो हाउस कीपिंग जीन कहलाती है। ठीक है, उस जीन का क्या नाम है जिससे कैंसर रोग होता है? तो कॉमनली आपको बताना चाहिए, ये कभी भी जब मन नाम आता है तो आपको याद रहना चाहिए, ऑन्कोजीन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और कार्सिनोजेंस क्या है? कार्सिनोजेंस भी कैंसर कारक कोशिकाएँ हैं। ठीक है, ऐसे जीन्स हैं। कैंसर कारक एजेंट जो होते हैं वो कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस कड़ी में इन सब क्वेश्चंस को किया है, आगे भी इसकी आपको श्रृंखला मिलेगी। आज के लिए आप लोग इतना इसको नोट करिएगा, इसको याद करिएगा, क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन चाहे वो मल्टीपल हो चाहे फिर वन लाइनर हो, इन्हीं से क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं। थैंक यू सो मच।